अच्छा बेटा, जल्दी से कहीं बच्चा बता दे कि व्हाई दीज टू एटम्स आर आइसोटोप। क्लोरीन की ये दो एटम्स आइसोटोप क्यों है बेटा? जोहा, इनको मैं आइसोटोप क्यों कह रहा हूँ बेटा? सर इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। और प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। यस। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास क्या होगा बेटा? आप लोग क्या बताएंगे? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? 35 बताएंगे, 37 बताएंगे गिरम? हाँ, 35 नहीं, क्या बताएंगे जी? हाँ, एवरेज लेंगे। एवरेज क्या होती है इसकी? एवरेज तो 36 आती है। 35 प्लस 37 डिवाइड बाई 2, 36। तो बेटा आप लोग बताएं कि जो बच्चे ऑनलाइन है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? क्या आंसर होगा इसका जी? तो 35.5 होता है, लेकिन वो मास इनटू एबंडेंस करके निकालते हैं। नहीं तो एवरेज नहीं होती वो? 36। उसको बेटा एवरेज नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? मैं उसके लिए वर्ड सुनना चाह रहा हूं आप लोगों से। उसको कहते हैं वेटेड एवरेज। जरा सुने आप। देखिए होता इस तरह है कि आप एवरेज नहीं लेते बेटा। एवरेज का वर्ड यूज नहीं करना, वो गलत होगा। क्योंकि एवरेज इसकी क्या आएगी? 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 2, वो तो 36 आ रही है। आपने जो इसके लिए बेटा वर्ड यूज करना है वो ये। पहले तो आप निकालेंगे कैसे इसकी वेटेड एवरेज? आपको एग्जामिनर ने बताया होगा कि जो क्लोरीन 35 है ना, ये 75% एग्जिस्ट कर रहा है। और क्लोरीन 37 जो है, ये 25% एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपने इसका एटॉमिक मास निकालना है। तो आप ये करोगे कि जो इसका एटॉमिक मास है उसकी अबंडेंस, मतलब इसका मतलब ये है बेटा परसेंटेज अबंडेंस का। दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस। कि अगर आपके पास टोटल 100 एटम्स हो, अगर आपके पास टोटल 100 एटम्स हो, तो 100 एटम्स में से 75 एटम्स का ये मैस होगा। और 100 एटम्स में से 25 एटम्स का ये मैस होगा। दिस इज द परसेंटेज अबंडेंस ना। तो कैसे निकालेंगे? 35 टाइम्स 75। मतलब क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि 75 एटम्स का इतना मैस है, प्लस 25 एटम्स का 37 मैस है। 25 टाइम्स 37। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेटा डिवाइड किससे करेंगे? किससे करेंगे? ये मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेटा इसलिए लिख रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ 100 एटम्स से। बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसलिए लिख रहा हूं कि आप लोग ये ज़हन में रख लें कि हमेशा 100 नहीं होगा। ये तो मैंने लिखा ना यहाँ पर परसेंटेज, तो अंडरस्टूड है अभी फिलहाल 100 होगा। लेकिन बाज दफा टोटल नंबर ऑफ एटम्स 100 नहीं होंगे। वो वर्ड यूज कर रहा होगा रिलेटिव अबंडेंस। वहां पर आप एटम्स काउंट करेंगे, वो जितने भी बनते हैं उससे डिवाइड करेंगे। बाज दफा 120 बन रहे, बाज दफा 80 बन रहे होंगे। तो यहाँ तो परसेंटेज है ना, तो इसलिए आप लोगों को ये आदत होगी है कि आप लोग हमेशा 100 लिखते हैं। बस आपने नीचे लिखना होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और इस केस में 100 है क्योंकि परसेंटेज है। तो अब बेटा आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा 35.5। 35.5 आर। अब बेटा हम आते हैं डेफिनेशन के ऊपर ना। अब हम डेफिनेशन देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या है? ये जो मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला है जी क्लोरीन का, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैं यहाँ हेडिंग देता हूं पहले, रिलेटिव एटॉमिक मास। पर ये बताओ कि ये जो मैंने एटॉमिक मास निकाला है, क्या ये मैंने एवरेज निकाली है या वेटेड एवरेज निकाली है? वेटेड एवरेज। दिस इज द वेटेड एवरेज। तो एवरेज कोई नहीं लिखेगा, हालांकि सम टाइम उसने मार्क्स की में लिखा होता है, वो बिल्कुल गलत वर्डिंग है बेटा। एवरेज अगर होता तो वो क्या क्या होना था? 36। 36 तो एवरेज, एवरेज तो 36 आनी थी ना। तो इसके लिए जो बेसिक वर्ड है वो क्या, जो प्रॉपर वर्ड है, वेटेड एवरेज। तो आप लिखेंगे व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट इज द वेटेड एवरेज mass of all the isotopes of an element। बेटा देखो, मैंने तमाम आइसोटोप्स का वेटेड एवरेज लिया ना।
तो इट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। और आगे वो वर्ड है जो आपने हर डेफिनेशन में लगाना होगा, और अभी मैं आपको इसका मतलब डिटेल में समझाऊंगा कि इस लाइन का क्या मतलब है। रिलेटिव टू 1/12 of the mass of कार्बन 12 एटम। बेटा अभी इस लाइन का मतलब समझाता हूं आपको, ये हर डेफिनेशन के आखिर में लगेगा, लेकिन आपको पहले ये बताएं इस यहां से यहां तक का मतलब समझ आया कि इट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ ऑल द आइसोटोप। जिस तरह क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है ना वो 35.5 है, तो ये कैसे आया? आपने तमाम आइसोटोप का वेटेड एवरेज मास लिया, कंपेयर किससे किया? कार्बन 12 से। अभी इस पर आते हैं। पहली बात, आपने कार्बन 12 को चूज क्यों किया? कार्बन 12 को क्यों चूज किया बेटा? हाँ, कार्बन 12 को चूज करने की रीजन बताएं। बेटा कार्बन 12 को हमने इसलिए चूज किया कि कार्बन 12 एक तो इसका एक्यूरेट एटॉमिक मास है 12.00, सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि कार्बन से पहले ना आप ऑक्सीजन गैस यूज करते थे स्टैंडर्ड एलिमेंट के तौर पर। कार्बन सॉलिड है, इससे डीलिंग करना आसान है, अबंडेंस ज्यादा है, एक्यूरेट एटॉमिक मास। अब बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देता हूं, और याद रहे ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं इसका रियल उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आपको ये लाइन समझाने के लिए ना, रिलेटिव टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। इस लाइन को समझने के लिए बेटा हम एक जो यहाँ पर है एनोलॉजी यूज करेंगे। रियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना बेटा, रियल में ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक एनोलॉजी है जो आपको मैं अभी बताऊंगा। बेटा ये कार्बन का एटम था जी, बताएं इसके कितने पार्ट्स हैं बेटा? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने पार्ट्स हैं? 12 पार्ट्स। मैंने एक कार्बन 12 के एटम को 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वैसे इस एक एटम का पता है कितना मैस है? 12। इस एक एटम का कितना मैस है? 12 AMU। मैंने ये किया बेटा, इसमें से ना ये जो एक पार्ट था ना ये वाला, इसका मैस अगर मैं लूं तो इसका मैस पता है क्या होगा? इसका कितना होगा? 12। इस सारे का मैस है 12। इसको मैंने 12 पार्ट्स में अगर डिवाइड किया तो जो एक पार्ट होगा उसका मैस कितना होगा? क्या 1/12 होगा या नहीं होगा? बोलो 1/12 होगा ना, तो इसका मैस है 1/12। अब मैंने इस 1/12 की जो 1/12 है ना बेटा, ये बेसिकली 1 AMU के इक्वल होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU किसके इक्वल है? ये जो बेटा AMU है ये किस चीज की यूनिट है बताएं? AMU किसकी यूनिट है? ये जो बच्चे ऑनलाइन है जरा बोलिएगा बेटा, किसकी किसकी यूनिट है? 1 AMU बेटा मैस की यूनिट है, लेकिन उन मैस हम ये यूनिट तब यूज करते हैं जब आपने बहुत ही स्मॉल मैस मेजर करना हो। मैं आपको इसके ये बता देता हूं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम्स। देख ले कितनी स्मॉल यूनिट है, ठीक है। लेकिन आपको ये याद नहीं करना, सिर्फ बताने के लिए कि AMU इज द यूनिट ऑफ मास। लेकिन हम यूज कब करते हैं? जब बहुत ही स्मॉल एटम्स को, बहुत स्मॉल साइज को आपने मेजर करना। तो बेटा अब मेरा यहाँ पर मैंने अभी तक जो बात बताई है, ये जो 1/12 है ना, ये बेसिकली 1 AMU के इक्वल होता है, ठीक है। और ये 1/12 क्या है? कार्बन के जो एक कार्बन का एटम था उसको आपने 12 पार्ट्स में अगर कट करें तो जो एक पार्ट होगा दैट इज 1/12। इसको हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है बेटा, इसको क्या लिया हुआ है? स्टैंडर्ड। अब हम एलिमेंट्स के मैसेज कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए बेटा। ये आपने एक बैलेंस लेना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि रियल में ऐसा नहीं होता, ये आप लोगों के समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, वरना एटम्स के मैसेज आप ऐसे तो फाइंड आउट नहीं करोगे ना, है ना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि इस लाइन का क्या मतलब है। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड है जी। जिस तरह आप शॉप पे जाते हैं ना तो वहां पर भी उनके पास एक स्टैंडर्ड होता है, वो एक साइड पर रखते हैं, दूसरी साइड पर आपको चीजें मेजर करके देते हैं। तो बेटा आपने यहाँ पर रखा हीलियम एटम, आपको ना हीलियम एटम का मैस फाइंड आउट करना था। आपको नहीं पता हीलियम एटम का क्या मैस है? हीलियम एटम का आपने बेटा एक साइड पर रखा, तो एक साइड क्या हो जाएगी? ये साइड नीचे हो जाएगी। अब आप ये करोगे, यहाँ पर एक AMU रखोगे, 1 AMU। ये एक AMU है बेटा, 1 AMU।
क्या ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि अब तो आपको पता चल गया ना भाई कि हीलियम का मास कितना होता है, 4। दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी। आप एक और AMU रखो इधर, क्या अब दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी? नहीं होंगी, क्योंकि बेटा हीलियम का एटॉमिक मास अब तो हमें पता चल गया 4 है। फिर एक और AMU रखो, नहीं हुआ। फिर एक और AM। जब आप 4 AMU बेटा इस साइड पर रखोगे ना, तो आप देखोगे ये दोनों साइड्स इक्वल होगी। तो क्या आपको इससे हीलियम का मास नहीं पता चल जाएगा? आप कहेंगे भाई हीलियम का जो मास है ना, मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4 AMU। एक एटम का जो मास होगा वो AMU है। आप कहेंगे ना सर हम तो ग्राम्स में मेजर करते हैं, भाई वो 1 मोल होता है। जब हम ग्राम्स में कह रहे होते हैं ना कि 4 ग्राम्स, वो होता है mass of 6.02 times 10 raised to power 23 atoms of helium। मतलब 1 मोल का मैस आप ग्राम में लेते हैं, वो इतने एटम्स होते हैं भाई। लेकिन जब सिंगल एटम की बात करोगे तो उसका मैस AMU में है। ठीक है ना? तो ये बात जरा वजन, ये इसमें आपने ये डिफरेंस देखना है कि जब आप ग्राम्स में ले रहे होते हो तो वो एटम्स का मैस नहीं होता, एक एटम का मैस नहीं होता, वो एवोगैड्रोस एटम्स का मैस होता है। 6.02 टाइम्स 10 रेज़्ड टू पावर 23 एटम्स हीलियम के मिलेंगे तो ये मैस होगा। लेकिन ये बताओ बेटा, ये आपको हीलियम का मैस कैसे पता चला? ये आपको हीलियम का मैस पता चला, किससे पता चला भाई? ये इस स्टैंडर्ड से, AMU से, जो कि 1/12 था। बेटा ये 1 AMU किसके इक्वल है? 1 AMU इक्वल है 1/12 ऑफ द कार्बन के। बट अब जरा मुझे ये बताओ, ये वर्डिंग समझ आ रही है? अब रिलेटिव टू, कि आपने जो भी मास फाइंड आउट करने हैं ना एटम के, उसको रिलेट करना है किससे? 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। जी बेटा बताएंगे, बच्चे ऑनलाइन है, ये वर्डिंग समझ आई अब? जी सर। यस सर। यस सर। अब आपको मैं आगे डेफिनेशन जरा जल्दी करा दूंगा क्योंकि हर एक में यही चीज है। अब आते हैं रिलेटिव आइसोटोपिक मास। कि रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या होगा बेटा? ठीक है जी, देखो बेटा रिलेटिव आइसोटोपिक मास को जब डिफाइन करना है ना आपने, पहले इसकी वर्डिंग पर गौर करो फिर आगे इसके डिफाइन करते हैं। ये क्लोरीन है ना, अगर क्लोरीन 1735 है ये, और ये क्लोरीन 1737 है। बट आइसोटोपिक मास में क्या वो आपसे वेटेड एवरेज का पूछ रहा है या एक एक आइसोटोप का पूछ रहा है? ये बताओ, या दोनों का पूछ रहे हैं? एक का पूछ रहा है बेटा। आइसोटोपिक मास में आप एक एटम का मास बताओगे ना, तो इसको देखो डिफाइन कैसे करते हैं, मैं वर्डिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। इट इज दी mass, नॉट वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज नहीं है भाई, वेटेड एवरेज होगा तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। यहां वो एक आइसोटोप का मास पूछ रहा है, आइसोटोप का मास। देखो वेटेड एवरेज कहां लेना है? जहां पर वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहेगा। एटॉमिक मास में आपको क्या करना होगा? फिर इन दोनों आइसोटोप की वेटेड एवरेज लेनी होगी एटॉमिक मास में, क्योंकि 2 आइसोटोप्स है ना, उसका वेटेड एवरेज। लेकिन यहां तो वर्डिंग ही चेंज है, वो कह रहा है रिलेटिव आइसोटोपिक मास। तो इट इज द मास ऑफ एन isotope of an element relative to 1/12 of the mass of carbon 12 atom। ये है जी कि इट इज द मास ऑफ एन आइसोटोप, नॉट वेटेड एवरेज। भाई यहाँ पर सिंगल एटम के मास की बात हो रही है, सिंगल आइसोटोप की। ये एवरेज नहीं लेना आपने, या 35 या 37। तो इट इज द mass of an isotope of an element relative to 1/12 of the mass of carbon 12 atom। अच्छा जी, अब आ जाइए आगे, relative molecular mass। relative molecular mass ये हो गया ना बेटा? relative molecular mass। अच्छा बेटा इसमें देखें कि इट इज दी weighted average
mass of all the atoms in a molecule, weighted average mass of all the atoms in a molecule relative to 1/12 of the mass of कार्बन। वही आखिर में स्टेटमेंट वही है, कार्बन 12 एटम्स। देखो बेटा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूल मतलब इस तरह सोचो ना, मॉलिक्यूल आपके पास CH4, ठीक है, इस CH4 में ये एटम से मिलकर बना हुआ है, तो हर एटम का वेटेड एवरेज मास लेना आपने। मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है ना, उन एटम्स के ज़ाहिर बात है आइसोटोप्स होंगे, तो हर एक का वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, weighted average mass of all the atoms in a molecule। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं जी बेटा relative formula mass। relative formula mass, अच्छा, relative molecular mass is specific for covalent, ये टर्म कब यूज करता है? फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड। फॉर्मूला मैस की जो टर्म है ये बेटा वैसे सबके लिए यूज होती है, आयोनिक के लिए भी, कोवेलेंट के लिए, लेकिन अब जो कन्वेंशन है वो यही कि हम रिलेटिव फार्मूला मैस को आयोनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। इसका फर्क समझ लें बेटा। देखो, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल का वर्ड कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए होता है, ठीक है, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना बेटा, जरा साइड में मैं थोड़ा से आपको अलग से एक चीज बता रहा हूं। आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये मॉलिक्यूल से मिलके बनते हैं या आयन से मिलके बनते हैं? आयन से मिलके बनते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, है ना, ये दो यूनिट्स होते हैं, इनमें ये दो यूनिट्स हैं। और याद रखें बेटा, ये जितने भी आपके पास ये होते हैं ना आयोनिक कंपाउंड्स, जो उनके फार्मूलाज होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हो, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हो? आयोनिक कंपाउंड्स के एम्पिरिकल फार्मूलाज होते हैं, जैसे NaCl। अब सोडियम क्लोराइड में क्या आप तमाम सोडियम्स को काउंट करोगे? नहीं, आप रेशो लेते हो कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की रेशो क्या है। तो आयोनिक कंपाउंड में बेटा आप ये देखते हो कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड किन दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये देखो, ये आयोनिक कंपाउंड इन दो यूनिट से मिलकर बना हुआ है। कौन सी दो यूनिट है? एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। यही चीज रिपीट नहीं हो रही क्या? बार बार देखो जरा, यही चीज रिपीट नहीं हो रही, पर यही चीज रिपीट हो रही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बेसिक यूनिट क्या है सोडियम क्लोराइड में जो कि इसको बना रहा है, तो आप बताएंगे जी एक सोडियम और एक क्लोराइड। तो ये आपका फॉर्मूला यूनिट होगा। ये जो Na और Cl है ना, ये एक मिलकर एक फॉर्मूला यूनिट बनाते हैं। जिस तरह मॉलिक्यूल है ना बेटा, जिस तरह आपके पास उसमें कोवेलेंट कंपाउंड में वर्ड हम यूज करते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल के जो पैरेलल वर्ड है वो क्या है? फॉर्मूला यूनिट। फर्क क्या है जी? मॉलिक्यूल का वर्ड आप यूज करते हैं फॉर कोवेलेंट, फॉर्मूला यूनिट का वर्ड आप यूज करते हैं फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल, सॉरी, आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल। तो जिस तरह मॉलिक्यूल का वर्ड है उसी के पैरेलल हम एक वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला यूनिट, और ये फॉर्मूला यूनिट का वर्ड यूज होगा फॉर द आयोनिक कंपाउंड्स। फॉर्मूला यूनिट के अगर आप मतलब को देखें कि कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो इसके फॉर्मूलाज को बना दें, तो इसकी डेफिनेशन बेटा लिख लें आप, शाबाश। फॉर्मूला, रिलेटिव फॉर्मूला मास, relative formula mass, it is the weighted average of the masses of the formula units relative to 1/12 of the mass of carbon 12 atoms। ये relative to 1/12 of the mass of carbon 12 atoms। क्लास कितने बजे तक बेटा हमारी? 10:30 तक है, ठीक है भाई, हमारे पास टाइम है। फिर हम 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं। 10 o'clock में आपको दोबारा लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा? 10 o'clock दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, अभी जाना नहीं है बेटा, इसको लिख लें जल्दी से। और 10 o'clock हम फिर आइसोटोपिक अबंडेंस के क्वेश्चन कर लेंगे। 10 मिनट के बच्चे ब्रेक ले लें।
बेटा ये लिख लिया सबने? ठीक है बेटा, हम 10 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं। 10 o'clock में आपको लिंक सेंड करूंगा और फिर आधे घंटे की क्लास में हमने आइसोटोपिक अबंडेंस के कुछ क्वेश्चन कर लेने। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।